प्रिय छात्रों, आज यह जो वीडियो है 12वीं कक्षा के लिए है, फिजिक्स का है। और फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कूलाम का नियम पढ़ रहे हैं। और हमारा जो लास्ट लेक्चर था कूलाम्स लॉ में, वो था वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने उसके व्यंजक को प्राप्त किया, इक्वल 1/4πε0 2p/r³। हमने इस व्यंजक को क्या क्या प्राप्त किया, और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस स्थिति में थी जब हमने द्विध्रुव के अच्छी स्थिति पर ज्ञात किया। हमने आपको बताया था कि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका साबित होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है। तो हमने वहाँ बताया था एक आपको अक्षीय पढ़ना है, एक आपको निरक्षीय पढ़ना है। तो अक्षीय का ये फार्मूला था। आज हम लोग उसी क्रम में निरक्षीय को भी पढ़ेंगे, जो कि यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए होगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस लेक्चर को। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट आपका हेडिंग होगा। आइए, सबसे पहला चीज हम लोग ये बनाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक सिस्टम बनेगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव का। आइएगा देखते हैं। चलिए मान लेते हैं ये हमारे पास एक डाइपोल है, और ये डाइपोल का नाम AB है। क्या है? AB। और ये डाइपोल कब कहलाएगा? जब समान परिमाण के और किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो ऐसा निकाय क्या कहलाता है? आपका द्विध्रुव कहलाता है। और इसके बीच की दूरी को कितना मानते हैं? 2l मानते हैं। हमने बताया था 2l क्यों मानते हैं। अब क्या है, अगर इस रेखा के आगे पीछे कहीं भी रहेंगे तो वो अक्षीय होगा, लेकिन इसके अगर लंबवत रहेंगे तो क्या होगा? निरक्षीय होगा। इसका कहीं ना कहीं मिड पॉइंट होगा। मान लेते हैं ये इसका मिड पॉइंट है O। तो मिड पॉइंट होगा तो ये 2l दो बराबर दूरियों में क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। मतलब जो A होगा वो L होगा, और जो OB होगा वो भी कितना होगा? L होगा, क्योंकि 2l को अब हमने क्या किया है? दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया है। तो ये द्विध्रुव AB जो हमारा द्विध्रुव है उसका मध्य बिंदु कितना है? O। अब निरक्षीय इस रेखा के इस द्विध्रुव के लंबवत। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारा एक पॉइंट है P, और हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो बिंदु P है इस द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर स्थित है। और मान लेते हैं कि बिंदु O से इसकी दूरी कितनी है? R है। हमने मान लिया कि जो OP है उसकी डिस्टेंस कितनी है भैया? R है। ये हो गया। अब आइएगा, अब साफ साफ दिख रहा है कि जो PO है वो AB पर लंबवत है। अब इसके बाद क्या होगा कि हमें इस पॉइंट P पर क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जो पॉइंट P होगा वो इस द्विध्रुव के किस स्थिति पर है? निरक्षीय, क्योंकि इस अक्ष के कहाँ है? लंबवत है। अब आइएगा, दो आवेश हैं तो दो क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी। जैसा कि हमने पढ़ा था किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वहाँ जब एक आवेश था Q, तो उसके लिए फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया 1/4πε0, और Q बाई कितना पाया? R² पाया। मतलब उस आवेश से कितनी दूरी पर वह बिंदु है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करना है। तो आइएगा, एक बार हमें इस आवेश के कारण यहाँ ज्ञात करना है, और एक बार इस आवेश के कारण यहाँ ज्ञात करना है। क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए चलते हैं, हम पहला चीज इसके AP को और इस PB को मिला देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी समकोण होगा, ये भी समकोण होगा, ठीक है ना। ये दूरी है L और ये दूरी है R, दोनों में उभयनिष्ठ होगा। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के लिए ये जो हमारा OP होगा वो उभयनिष्ठ होगा। तो यहाँ से क्या है? ये आधार हो गया। अच्छा, मान लेते हैं ये थीटा कोण है,
तो ये भी कितना होगा, थीटा कोण होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या है कि ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दिखाया गया है और ये भी हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। जो AO है वही हमारे BO है, OP दोनों में उभयनिष्ठ है, तो जाहिर सी बात है अब यहाँ से एक समकोण त्रिभुज अगर बनेगा तो हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं ना कि कर्ण का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब क्या है, अगर हमें AP निकालना है तो AP इस त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण होगा और कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है भैया, बराबर होता है। अब हो जाएगा AP स्क्वायर इक्वल AO का मतलब कितना है आपके पास L स्क्वायर और OP का मतलब कितना आपके पास है R स्क्वायर। इस प्रकार से जो AP होगा वो रूट में होगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं या करके रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये लिखना अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, तो हम लोग लिख दे रहे हैं अब क्या, यहाँ से रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अच्छा, इसके लिए भी वही दूरी होगा, सब कुछ वही चीज़ है, तो इसके लिए भी वही मान होगा, रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हो गया। अब चलते हैं, मतलब प्रत्येक आवेश से उस बिंदु P की जहां निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी हमने फाइंड आउट कर लिया। चलिए, सबसे पहला चीज ये भी मुझे पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसकी दिशा प्लस से दूर होती है और माइनस की ओर होती है। तो सबसे पहला चीज आपको दिखाया गया है इस, ठीक है ना, प्लस Q आवेश के कारण, इस प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो क्षेत्र की तीव्रता होगी वो मान लेते हैं E1 होगी और इसकी डायरेक्शन कहीं बाहर की तरफ जाएगी क्योंकि प्लस से दूर जाएगी ना, तो ये मान लेते हैं भैया ये हो गया आपके पास E1 हो गया, ये हमारे पास हो गया E1। अच्छा, काहे बाहर गया है, इस चीज को एक बार मैं पुनः समराइज कर दे रहा हूं कि क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसकी दिशा प्लस से दूर होती है। तो अगर इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, इस आवेश प्लस Q के कारण अगर इस बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो क्या होगा भैया कि वो बाहर की तरफ जाएगा ना, क्योंकि क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, सदिश राशि है और उसकी दिशा प्लस से कहाँ होती है, दूर होती है। तो देखिए वो बाहर जाएगी तबे तो दूर जाएगा उससे ना। अब इसके बाद इस माइनस Q आवेश के कारण जो क्षेत्र की तीव्रता होगी, इस माइनस Q आवेश के कारण क्षेत्र की तीव्रता प्लस से दूर और माइनस की ओर, तो ये माइनस है, तो इस बार जो क्षेत्र की तीव्रता होगी वो माइनस Q आवेश की ओर होगी। तो इस चीज को हम लोग लिख दे रहे हैं, सपोज कर ले रहे हैं ये E2 है, ये कितना आपके पास है भैया, E2 है, ये चीज E2 हो गया। इस चीज को हम यहाँ लिख दे रहे हैं रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया ना। एक बार पुनः, क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसकी दिशा प्लस से दूर होती है। दो आवेश हैं तो दो क्षेत्र की तीव्रता होगी, एक इसके कारण होगी एक इसके कारण होगी। हाँ, इसके लिए हमने मान लिया E1, आप कुछ भी मान सकते हैं, E2 भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने प्लस Q आवेश के कारण जो क्षेत्र की तीव्रता को माना है वो E1 माना है और इस माइनस Q आवेश के कारण जो क्षेत्र की तीव्रता माना वो E2 माना है। इसके कारण ये बाहर की तरफ जाएगा क्योंकि प्लस से दूर जाएगा और इसके कारण माइनस की ओर आएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, लिख लेते हैं थोड़ा सा इसकी भूमिका कि मान लिया AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो किसी एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P है जहां हमें क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लिया आवेशों प्लस Q व माइनस Q के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 हैं। तब प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर
क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा, E1 बराबर, ठीक है ना। क्या होता है फार्मूला, होता है E1 बराबर E बराबर 1/4πε0 Q/r होता है, r², ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा प्लस Q के कारण क्या माना गया है, E1 माना गया है। तो E1 बराबर 1/4πε0 K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। अगर इसी सिस्टम को अगर हम एयर और वैक्यूम में रखे होते तो K ना हो करके केवल और केवल 4πε0 ही होता। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, Q दूरी कितनी है, रूट में r² + l², इसका स्क्वायर करेंगे तो करड़ी खत्म हो जाएगी, तो हो जाएगा r² + l²। अब क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसकी दिशा किधर जा रही है, BP की तरफ। देखिए BP मतलब B जो हमारा है वो बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। BP का मतलब क्या है, B से दूर जा रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा BP की ओर, BP की ओर। कहीं अगर आप लिख देंगे क्या PB की ओर तो गलत हो जाएगा। PB का मतलब अंदर की तरफ, मतलब उधर ही आ रहे हैं जिधर आपको नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार -Q आवेश के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा आपके पास, -Q के कारण क्या माना गया है, E2 माना गया है। आप जो मानना है वो मान लीजिए। E2 = 1/4πε0 K और Q/r², तो इसका करड़ी है, इसके कारण से करड़ी खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, r² + l²। इसकी दिशा किधर जाएगी, देख रहे हैं ना, E2 किधर इंडिकेट कर रहा है, PA की ओर, तो इसको लिख दे रहे हैं PA की ओर, PA की ओर, ये हो गया। अब आइएगा, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि E1 और E2 दोनों में जो कुछ भी है वो सेम है, बस डायरेक्शन केवल उनका भिन्न भिन्न है। 1/4πε0 K इसमें भी है, Q/r² + l² इसमें भी है, मतलब इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड हैं वो इक्वल हैं, बस डायरेक्शन क्या है, थोड़ा सा उसका अलग है, ठीक है ना, इसका इधर इसका इधर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला चीज हम लोग पढ़े हैं क्लास 11th में सदिशों का वियोजन। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर एक बॉडी होगी, इस बॉडी पर एक फोर्स इधर लगाया जाए 5 का, एक इधर लगाया जाए 10 का, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा 5 न्यूटन। ज़्यादा में से कम को घटा देंगे तो जो आएगा वही उसका रिजल्टेंट कहलाएगा। अब 10 का इधर लगा, सपोज करिए 5 का इधर भी लगा, मतलब अब एक ही डायरेक्शन में 2 फोर्स लग रहे हैं, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन। इसका रिजल्टेंट 15 हो गया। तो आपने देखा एक कंडीशन था घटा और एक कंडीशन आया कि दोनों को जोड़ लिया गया। तो इसका ये मतलब होता है जब किसी बॉडी पर 2 फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होते हैं तो उन फोर्सों को हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं, ज़्यादा वाले में से कम को घटा देते हैं, जो आता है वो रिजल्टेंट होता है और उसी रिजल्टेंट से वो बॉडी मूव करती है उसी डायरेक्शन में जिधर ज़्यादा होगा। इसका अपोजिट अगर 2 फोर्स एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हो तो दोनों फोर्सों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, जो भी होता वो रिजल्टेंट होता और उसी रिजल्टेंट फोर्स से वो बॉडी उसी डायरेक्शन में क्या होगी, मूव करेगी। ये हो गया। लेकिन अगर इसी बॉडी पर हम एक 5 का अगर इधर लगा दें, 5 का इधर लगा दें और 10 का इधर लगा दें, तो इसको ऐसे नहीं निकालेंगे, ना तो अब ये इधर जाएगी ना तो अब इधर जाएगी, बल्कि कहीं तीसरी ओर जाएगी, ठीक है ना। तो यही सदिशों का वियोजन है। अब आइए चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा सदिशों का वियोजन हम कैसे करने वाले हैं, इस चीज़ पर आप दिमाग लगाएंगे। सबसे पहला चीज़, ये E1 है, ये E2 है, ये ना तो एक ही डायरेक्शन में है और ना तो जस्ट अपोजिट हैं। तो क्या होगा, ये ना तो उधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, बल्कि कहीं इधर जाएगा। तो ये मान लेते हैं भैया इसका रिजल्टेंट E हो गया, ठीक है ना। हाँ, अगर ये थीटा है, जैसे मान लेते हैं एक रेखा है और ये चीज़ है,
कोण थीटा है तो ये भी कोण कितना होगा, थीटा। संगत कोण होंगे सब लोग। अगर ये थीटा होगा तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो इस प्रकार से ये थीटा तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास, थीटा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम कुछ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला चीज, हम जा रहे हैं E1 और E2 को AB के समांतर और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करने जा रहे हैं, जो कि यही सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। आइए चलते हैं। ये पॉइंट हो गया आपके पास P। ये पॉइंट आपके पास क्या हो गया, P हो गया। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया P। देखिए इसी की सहायता से हम सदिश चित्र बनाने जा रहे हैं इसी का। ये पॉइंट P हो गया। इसके बाद यहाँ आपको दिखाया गया है E1। ये हमारा हो गया E1 हो गया, सॉरी E हो गया, इसका रिजल्टेंट है ये। इसके बाद में एक है E1, ये हो गया आपके पास E1 हो गया। और इसके बाद ये क्या आपके पास है, E2 है। अच्छा, ये कोण कितना है, थीटा है। अब आइएगा, अब देखिए E1 का दो घटक, एक होगा क्षैतिज घटक और एक होगा ऊर्ध्व घटक। थीटा की ओर वाला घटक क्या होता है, कॉस होता है। तो ये हो जाएगा E1 कॉस थीटा। और इसका ऊर्ध्व घटक कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास E1 साइन थीटा। अब आइएगा, यहाँ से क्या होगा, E2 का भी क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक कितना हो जाएगा, E2 कॉस थीटा। और इसका ऊर्ध्वाधर घटक कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, E2 साइन थीटा। अब आइएगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ यही, आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो था यही आपके पास था कि घटकों का वियोजन कैसे किया जाए। और हमने घटकों का वियोजन कर दिया। एक बार पुनः, ये पॉइंट P था, इस पॉइंट P को इंडिकेट हमने कर दिया। इसके बाद ये E1 था, E1 भी इंडिकेट कर दिया। E था, E को भी कर दिया। E2 था, E2 भी कर दिया। E1 को हमने दो घटकों में वियोजन किया। थीटा की ओर वाला कॉस और थीटा के अपोजिट साइड वाला क्या होता है, साइन होता है, जिसे हम लोग ऊर्ध्वाधर घटक कह रहे हैं। तो E1 का E1 कॉस थीटा, ऊर्ध्वाधर कितना जाएगा, E1 साइन थीटा। ऊर्ध्व में साइन, क्षैतिज में क्या लेते हैं, कॉस लेते हैं। इसी प्रकार से E2 को भी हमने क्या किया, उसको वियोजन किया, उसका घटक लिया। अब क्या हो गया, आपको दिख रहा है कि जो E1 है और E2 हैं वो परिणाम में बराबर हैं और दिशा में क्या है, विपरीत है। तो चूंकि E1 साइन थीटा, चूंकि E1 व E2 परिणाम में बराबर व दिशा विपरीत है, व दिशा विपरीत है, अतः क्या हो जाएगा, किसी बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स लगाइए इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो बॉडी कहीं मूव नहीं करेगी, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो उसी प्रकार से अतः E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा परस्पर निरस्त हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। जबकि क्या है, जबकि E1 cos थीटा E2 cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है। जबकि E1 cos थीटा, जबकि E1 cos थीटा व E2 cos थीटा, E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक ही दिशा में हैं, दिशा में हैं, अतः वो आपस में, अतः वो आपस में जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु P पर, अतः या अर्थात बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी क्षेत्र की तीव्रता कितना है, परिणामी क्षेत्र की तीव्रता E है। तो हो जाएगा आपके पास E इक्वल
E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 cos थीटा और E2 cos थीटा परिणाम में क्या है, बराबर है। देखिए जो E1 का परिणाम है वो E2 का है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे। अच्छा चलिए लिख ही दे रहे हैं इस चीज़ को। E बराबर, एकदम आप नीचे अब कर लीजिए, E बराबर E1 का मान कितना है, हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के और Q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। E2 भी वही है 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के और Q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। जो चीज़ यहाँ लिखा है, अच्छा हाँ एक चीज़ भूल रहे हैं, कॉस थीटा और कॉस थीटा, तो ध्यान दीजिएगा जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है। यक्स और एक्स को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2x होगा। तो उस सिचुएशन में E बराबर ट्वाइस टाइम हम कहीं भी लिख दे रहे हैं। तो चलिए अपने सुविधा के अनुसार 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के हम 2 को कहीं रख सकते हैं, चलो 2q कर दे रहे हैं, 2q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये हो गया, इतना तो समझ में आपको आ गया। चलिए इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या है, कॉस थीटा का मान निकालना है। कहीं से निकाल दीजिए, चाहे यहां से निकालिए चाहे यहां से निकालिए, दोनों चीज इक्वल हैं, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा, अगर आप कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो आइए समकोण त्रिभुज कहीं से भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब अपना ही घर है, सब एक दूसरे के बराबर हैं, जितना ये है समरूप त्रिभुज है, ठीक है ना। आइए समकोण त्रिभुज हमने मान लिया AOP ले लिया, AOP में क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना आपके पास है, AO है, और कर्ण आपके पास कितना है, AP है। ये चीज हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये आधार हो गया और वो क्या हो गया आपके पास, कर्ण हो गया। अब इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं यहां से कि आधार और कर्ण का मतलब क्या हो गया, कर्ण का मतलब ये हो गया कि हम लोग लिख सकते हैं उस चीज को, ठीक है ना। कर्ण का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर। तो यहां से AP स्क्वायर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, AP स्क्वायर कर्ण का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर AO स्क्वायर प्लस कितना होगा, OP स्क्वायर होगा। अब ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं ना कि अभी काम उससे आसान होगा। तो AP कितना हो जाएगा, रूट में AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर हो जाएगा। तो इस चीज को लिख दे रहे हैं क्या, कॉस थीटा इक्वल AO को रहने दीजिए, AO को रहने दीजिए, AP को लिख सकते हैं रूट में, देखिए AO स्क्वायर, AO का मतलब L स्क्वायर, चलिए L स्क्वायर प्लस OP का मतलब कितना हो जाएगा, R स्क्वायर। अच्छा एक चीज और ध्यान, कर्ड़ी हटेगा तो उसके ऊपर कितना पावर आएगा, हाफ आएगा। मतलब जहां भी कॉस थीटा होगा, जहां भी हमारा कॉस थीटा होगा इतना लिख सकते हैं। अच्छा चलिए एक काम और करते हैं, AO का मान कितना है, L। तो आइए चलते हैं अब, इक्वल क्या हमारे पास है, इक्वल 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के और 2q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा का मतलब L बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू पावर हाफ। ये हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि पुरानी बात है, L और R, 2L तो वैसे अल्प दूरी है और 2L का डिवाइड करेंगे तो L और भी छोटा होगा, और छोटी संख्या का वर्ग करते हैं तो संख्या और भी क्या होती है, छोटी होती है। इसका हम वर्णन इसके पहले वाले वीडियो में भी कर चुके हैं। मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि जब किसी छोटी संख्या का वर्ग करते हैं तो संख्या और क्या होती है, छोटी होती है, और जब बड़ी संख्या का वर्ग करते हैं संख्या और क्या होती है, बड़ी होती है। एग्जाम्पल हमने बताया, मान लेते हैं लिखा है 0.5, क्या लिखा है 0.5 मतलब 50 पैसा, और उस 0.5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, 2 अंक बाद 0.25 मतलब 50 पैसे से आप 25 पैसे पर आ गए। लेकिन अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, बताओ ज़्यादा हुआ ना,
5 का वर्ग किए 25, ज़्यादा का वर्ग की संख्या और ज़्यादा हो गई, कम का वर्ग किए संख्या और कम हो गई। तो उसी प्रकार से आप बताइए इतना यल है और इतना आर है तो कौन बड़ा है। देखिए ये आर है ये एल है, तो जाहिर सी बात है आर ग्रेटर है यल की तुलना में, आर ग्रेटर है यल की तुलना में। और इसका स्क्वायर अगर कर देंगे तो आर स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा किसकी तुलना में, एल स्क्वायर की तुलना में। तो इस सिचुएशन में फिजिक्स में क्या कर लेते हैं, उस राशि को नगण्य मान लेते हैं। तो आप लिख लीजिएगा कि चूंकि आर एल की तुलना में बड़ा है या यल आर की तुलना में कम है, अतः एल स्क्वायर और भी कम होगा किसकी तुलना में, आर स्क्वायर की तुलना में। इस स्थिति में एल स्क्वायर को नगण्य मान लेने पर, नगण्य मान लेंगे तो हो जाएगा क्या, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां कर लेते हैं थोड़ा सा, आइए चलते हैं, थोड़ा सा लिख सकते हैं ना। आइए इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 के और इसे कर दे रहे हैं 2QL बाई, ठीक है ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ भी है। तो आप बताइए ए के पावर यम, ठीक है ना, ए के पावर यम और ए के पावर यन, तो क्या हो जाएगा ए के पावर यम प्लस यन हो जाएगा। हाफ में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो मतलब हो जाएगा, ठीक है ना, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, चाहे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखिए चाहे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखिए, ऐड में कोई दिक्कत नहीं होता क्योंकि क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। इसको लिख दे रहे हैं पावर 3/2, ये हो गया। अब आइए जगह कम होने का यहाँ लिखते हैं, अब हो जाएगा इक्वल 1/4πε0 के, 1/4πε0 के और 2QL किसके बराबर होता है, P के। हमने बताया है कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, अर्थात P बराबर 2QL होता है। इसे P लिखेंगे और जब नगण्य मान लेंगे तो हो जाएगा एल स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपके पास, एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया एल स्क्वायर और होल टू पावर 3/2, तो पावर का पावर, तो पावरों का आपस में गुणा, तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के और P बाई कितना हो जाएगा L क्यूब, ठीक है ना। एक मिनट, R क्यूब होगा यार, काहे, क्योंकि L को नगण्य माना गया, ठीक है ना, R क्यूब मतलब P बाई कितना हो जाएगा R क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार से हमने व्यंजक प्राप्त किया इक्वल 1/4πε0 के P/R क्यूब। हाँ, अगर इस सिस्टम को हम एयर आर वैक्यूम में कर देंगे तो उस कंडीशन में के का मान कितना हो जाएगा 1। वायु अथवा निर्वात के लिए के इक्वल 1, तो E बराबर 1/4πε0 और P/R क्यूब, और इसका मान कितना होता है 9 × 10⁻9 P/R क्यूब, मात्रक क्या होगा न्यूटन बटा कूलाम। और हमने इस फार्मूले को भी क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। आइए एक बार पुनः इस चीज़ को मैं समराइज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इस चीज़ पर बार बार फोकस करूँगा। आइए चलते हैं। हेडिंग था विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता। अब सबसे पहला चीज हमने आपको बताया, हमने दो स्थिति के बारे में वर्णन किया। एक पहला बताया, जैसे ये अगर आपका एक द्विध्रुव होगा, सपोज कर लीजिए कि एक द्विध्रुव है और ये -Q या +Q या -Q +Q, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे आप कहीं भी रखिए, उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, बस दिशा थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ से क्या है कि हमने मान लिया कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के इसके आगे या पीछे कहीं भी कोई भी पॉइंट अगर स्थित होगा और अगर वहाँ हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे तो वो होगा अच्छी स्थिति में, चाहे यहाँ चाहे यहाँ। लेकिन अगर हम इसके मिड पॉइंट से अगर ऊपर या नीचे कहीं भी ज्ञात करेंगे तो वो कौन सी पोजीशन कहलाएगी, निरक्षीय कहलाएगी। और अगर इसके आगे या पीछे
ठीक है ना, और ऊपर अथवा नीचे को छोड़ करके कहीं और ज्ञात करेंगे तो वो ना तो निरक्षीय होगा ना तो अक्षीय होगा, बल्कि कोई और पोजीशन होगा, उसके लिए कोई और व्यंजक आपको मिलेगा। तो अभी तक हमने अक्षीय के बारे में बताया और ये आपका निरक्षीय हुआ। तो हमने आपको अक्षीय बता दिया, निरक्षीय बता दिया कि कब अक्षीय होगा कब निरक्षीय होगा। डाइपोल के आगे पीछे कहीं ज्ञात करेंगे अक्षीय होगा, डाइपोल के ऊपर नीचे कहीं भी ज्ञात करेंगे निरक्षीय होगा, ठीक है ना। तो हमने एक डाइपोल लिया और इस डाइपोल के मिड पॉइंट से r दूरी पर एक पॉइंट P है और हम ये पॉइंट P को क्या कहेंगे, इस डाइपोल के निरक्षीय स्थिति पर स्थित है, इस द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर बिंदु P स्थित है। हमें यही ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, यहाँ दो आवेश हैं तो दो आवेश होंगे तो दो क्षेत्र की तीव्रता होगी। पहला नंबर इतना 2L था, इतना 2L था, तो अगर इसका मिड पॉइंट होगा, सपोज करिए मिड पॉइंट होगा तो ये L होगा, ये L होगा, और इसके बाद ये दूरी मान लेते इसकी मिड पॉइंट से R है, तो एक बार इसको यहाँ से मिला देंगे, एक बार इसको यहाँ से मिला देंगे, जिसके फलस्वरूप दो समरूप समकोण त्रिभुज मिलेंगे, ठीक है ना। दो समरूप त्रिभुज मिलेंगे और समरूप कैसे होंगे, समकोण होंगे, क्योंकि 90 डिग्री है यहाँ पर, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये L है ये R है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो उस कंडीशन में अगर ये L होगा ये R होगा तो ये हो जाएगा रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको चाहे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कहिए चाहे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कहिए, दोनों बात इक्वल है। जो दूरी यहाँ से होगी वही दूरी यहाँ से भी होगी। इतना समझ में आपको आ गया। अब इसके बाद क्या है, ठीक है ना, यहाँ से क्या है कि इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि थोड़ा सा देखो, क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। तो क्या है भैया, इस आवेश के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन बाहर की तरफ जाएगा क्योंकि प्लस से दूर होगा, और इस आवेश के कारण क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर आएगा क्योंकि क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि माइनस की ओर होता है। अब ये ना तो ऊपर नीचे है ना तो एक ही डायरेक्शन में है, बल्कि दो अलग अलग दिशाओं में है, ठीक है ना, भिन्न भिन्न दिशाओं में है। तो उसका रिजल्टेंट यहाँ है। इसके बाद अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, संगत कोण होगा, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, संगत कोण होगा। जाहिर सी बात है, समरूप त्रिभुज है तो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। अब क्या है, ये जो आपके दिखाया गया है कि इसकी भूमिका आप कैसे लिखेंगे। मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव, देखिए कैसे आप बनाएंगे, इसको कैसे लिखेंगे, पहले फिगर ड्रा कर लेंगे और इसके बाद इतना फिगर ड्रा कर लेंगे और इसके बाद अब लिखेंगे, मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो किसी एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P स्थित है जहां हमें क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लिया आवेशों प्लस Q व माइनस Q के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 हैं। तब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 K/r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, डायरेक्शन जाएगा बाहर की तरफ मतलब BP की ओर। इसके बाद माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल 1/4πε0 K/r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, PA की ओर होगी। ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि इसका हमने वेक्टर फिगर ड्रा किया, ठीक है ना। ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमें क्षेत्र की तीव्रता परिणामी ज्ञात करना, E1 ड्रा किया, E2 ड्रा किया और रिजल्टेंट E किया। इसका एक क्षैतिज घटक E1 cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा। इसी प्रकार से E2 के भी लिए E1 sin थीटा, E2 sin थीटा एक दूसरे के अपोजिट हैं। E1 और E2 के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं, जिसके फलस्वरूप ये दोनों हो जाएंगे क्या भैया, निरस्त हो जाएंगे, ये दोनों बराबर होने के कारण। बाकी E1 cos थीटा, E2 cos थीटा ये सेम डायरेक्शन में होने के कारण इनका रिजल्टेंट दोनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा, जो कि आपको दिखाया गया है। सारे वैल्यू हमने पुट कर दिए, cos थीटा के मान निकाल लिए, cos थीटा के मान को इसमें रख दिया। इस प्रकार से थोड़ा सा हमने क्या किया, एक फार्मूला यूज किया, P = 2QL वो भी किया, और हमने बताया कि R
मतलब L R की तुलना में कम है, अतः L स्क्वायर R स्क्वायर की तुलना में और भी कम होगा। इसे नगण्य मान लेने पर तो हमें मिलेगा R स्क्वायर और होल टू पावर 3/2, पावर के ऊपर पावर, उन पावरों का आपस में गुना कैंसिल हो गया और हमें मिला इक्वल 1/4πε0 k और p बाई कितना मिला r क्यूब। वायु अथवा निर्वात के लिए k का मान कितना होता है 1, मतलब जो किसी भी माध्यम में रखेगा वो एक कांस्टेंट होगा, उसका वैल्यू दे दिया जाएगा। तो इक्वल 1/4πε0 k और p बाई आर क्यूब और इसका मान इतना होता है। तो इस प्रकार से हमने एक व्यंजक प्राप्त किया निरक्षीय स्थिति के कारण इक्वल 1/4πε0 इक्वल 9 × 10⁹ p बाई आर क्यूब न्यूटन बटा कूलाम। अगर ये अच्छे होता तो होता 9 × 10⁹ 2p बाई आर क्यूब न्यूटन बटा कूलाम। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद ठीक है ना, एक चीज आप देख रहे हैं कि उसकी दुगनी होती है कब, अच्छी व निरक्षीय स्थिति की तुलना करने पर स्पष्ट है कि एक लघु द्विध्रुव के कारण किसी अक्षीय क्षेत्र की तीव्रता उतना ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति में क्षेत्र की तीव्रता की क्या होती है, दुगनी होती है, क्योंकि यहाँ 2p है और यहाँ क्या है p है।